Good evening, students. Good evening. Today I will continue with the chapter sound. ठीक है, sound. तो देखो, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अगर हम एनर्जी का फॉर्म का बात करें बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है. लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल, केमिकल, देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी. पर क्या सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी एक है? एक जैसा नहीं. एनर्जी सब है पर इफेक्ट अलग अलग है. जैसे अगर हम हीट का बात बोले तो हीट का इफेक्ट है, इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अगर हम लाइट का बात बोले इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन. समझ में आ गया? ऐसे ही अगर हम साउंड का बात बोले इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग. समझ में आ गया? ये भी हीट का, ये भी एनर्जी का फॉर्म है, वो भी है, वो भी है. पर साउंड ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सेंसेशन देता है. किसका? हियरिंग का, सुनने का सेंसेशन देता है. तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन है साउंड का. व्हाट इज साउंड? तो साउंड के डेफिनेशन में आप याद कर सकते हो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट gives us sensation of hearing. समझ में आ गया? चलो भाई ठीक है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग हम ये समझ गए. पर आखिर साउंड प्रोड्यूस करता कौन है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ साउंड? आप आसपास में देखोगे तो साउंड के ही सोर्स भरे पड़े हैं. हम खुद साउंड के सोर्स से बोल नहीं रहे. ठीक है, आप बोलते हो ना किसी से. ठीक है, जितनी वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, कार हो गया, ट्रक हो गया, जो भी वाइब्रेटिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सितार, गिटार, वायलिन, ट्रम्पेट बोल दो, उसके बाद फिर आप बोल दो, या फिर वायलिन बोला, पियानो बोल दो, मतलब नहीं, पियानो. तो दीज आर व्हाट? दीज आर द सोर्सेस ऑफ साउंड. ड्रम बोल दो. तो दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ साउंड. अब देखो, ये सब सोर्सेस ऑफ साउंड है क्यों? इसीलिए है क्योंकि ये सारे वाइब्रेटिंग बॉडी है. सीधी सी बात है. अगर ये वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं होते तो साउंड के सोर्स नहीं होते. क्लियर? कैसे वाइब्रेटिंग बॉडी है? अगर हम ड्रम की बात बोले तो ड्रम में रबर मेम्ब्रेन स्ट्रेच अप होता है, जिसको हम ऐसे बीट करते हैं तो उसमें मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, तो साउंड प्रोड्यूसर्स. ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ले लो, आपका गिटार ले लो, उसमें स्ट्रिंग को प्लग करके छोड़ दो, प्रोड्यूस ऑन बिकॉज द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग. तो यहां भी वाइब्रेशन हुआ ना. हम लोगों का अगर बात करेंगे तो वोकल कॉर्ड, ठीक है, जब ये वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा. तो इसका भी वाइब्रेशन होता है ना, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं. समझ में आ गया? क्लियर? तो जो भी साउंड के सोर्सेस होंगे सारे के सारे वाइब्रेटिंग बॉडी होते हैं. ठीक है, तो अगर हम सोर्सेस ऑफ साउंड बोले, सोर्सेस ऑफ साउंड, तो एक ही चीज लिखना है क्या? ऑल द वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑल द वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, लाइक ड्रम, ठीक है, ट्रम्पेट, वायलिन. ठीक है, ठीक है, ये हो गया. बहुत सारा है. एक्सेप्शन आर सोर्सेस ऑफ साउंड. अब हम एक्सेप्ट्रा लिखे, मतलब ये नहीं कि केवल इतना तक ही लिमिटेड हो जाएगा. बहुत सारा है, जितने भी वाइब्रेटिंग बॉडी हम भी है बोल रहे हैं, तो हम भी साउंड सोर्स है. क्लियर? समझ में आ रहा है? सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ साउंड. जितने भी वाइब्रेटिंग बॉडी है सारे के सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, यानी कि एक आध एग्जांपल और जोड़ दो तो बेटर होगा. यहाँ पर फ्लूट भी जोड़ दो. फ्लूट मतलब वही बांसुरी हो गया. तो समझ में आ गया? सो दीज आर व्हाट? दीज आर सोर्सेस ऑफ साउंड. समझ में आ गया बात? तो यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को ऐसे वाइब्रेट करना पड़ेगा, अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करना पड़ेगा. क्लियर?
तो क्या सारे के सारे वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं? व्हाट यू थिंक? जितने वाइब्रेशन है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है क्या? ये भी तो वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, हम इसको वाइब्रेट नहीं करा रहे, तो इसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन ही बोलते हैं ना। क्या ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, पर इतनी इंटेंसिटी कम है हम सुन नहीं पाएंगे, नहीं सुनाई दे रहा। यानी कि साउंड को सुनने के लिए कम से कम वाइब्रेशन 1 सेकंड में 20 बार होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली नहीं पॉसिबल। हाँ, जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस है अगर वहां पर वाइब्रेशन देखो जो सुन पा रहे हो, वो डेफिनेटली 1 सेकंड में कम से कम 20 बार है, उससे ज्यादा है। और 20 के नीचे होगा तो सुनाई नहीं देगा, इंफ्रासोनिक में चला जाएगा। ऑडिएबल रेंज होगा तो 20 से 20,000 के अंदर, और 20,000 के ऊपर हो गया तो सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो दिस इज द थिंग्स। तो अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स बताते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू साउंड वेव। लाइक आपने इसको लिखा, ठीक है, तो टर्म्स में हमारा आएगा पहला टर्म्स में हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम आपको समझाते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव, रिलेटेड टू साउंड वेव। पहला हो गया फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? सुनो, ये हमने पकड़ा हुआ है पेन। अगर हम बोलेंगे इसको हम वाइब्रेट कराना चाह रहे हैं, क्लियर, इसको हम वाइब्रेट कराना चाह रहे हैं, तो हम देखेंगे टाइम। ठीक है, हम देखेंगे 1 सेकंड में हम कितनी बार वाइब्रेट करा सकते हैं। अगर हमने 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेट करा दिया तो फ्रीक्वेंसी हो गया 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, HERTZ है। यानी कि 1 सेकंड में, इन अ सेकंड, इन अ 1 सेकंड, हाउ मेनी टाइम्स बॉडी वाइब्रेट, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। In 1 second, how many times body vibrate? That is called frequency of sound wave. ठीक है, वही चीज है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ बता देते हैं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत। देखो, अगर मान लो हम यहाँ पर एकदम स्टैग्नेंट वाटर ले लिए, पानी, देखो एक बात बताता हूँ, साउंड हवा में क्रिएट होता है, एयर में, तो साउंड वाटर से भी ट्रेवल करता है, जानते हो ना। ठीक है, पर हम आपको यहाँ पर वाटर लेके समझा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इजी होगा, कंपैरेटिवली समझना आसान होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक कोई भी प्लास्टिक मटेरियल रख दिया, एकदम स्टैग्नेंट वाटर, स्थिर वाटर है, यहाँ पर हमने प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट रखा, हमने यहाँ से स्टोन को छोड़ा, एक पत्थर को छोड़ा, जैसे स्टोन गिरता है ऐसे देखना टप करके पानी में गिरेगा। जो जैसे ही वो गिरेगा एकदम सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल को, जहां वो गिरेगा उस वो जगह के मॉलिक्यूल को वो डिस्टर्ब कर देगा, करेगा ना, क्लियर। तो जैसे ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होगा वैसे ही ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर देगा। उससे सटा हुआ क्लोजली पैक्ड, क्लोजली तो कुछ मॉलिक्यूल उसको डिस्टर्ब कर देगा। जब वो उस पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा तो वो पार्टिकल क्या करेगा, वो भी डिस्टर्ब होगा, अपने डिस्टर्बेंस को किसी और को शेयर कर देगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो ऐसे करते 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 डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल नहीं बढ़ रहा। सपोज करो आप बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, अगर किसी एक बच्चे को धक्का लग जाए तो गिरेंगे तो लास्ट वाले बच्चे, है ना, गिर जाए। यहां से धक्का लगाएंगे तो ये डिस्टर्बेंस उसको लगा, वो डिस्टर्बेंस की वजह से वो धक्का खाएगा, वो उसको, तो ये ऐसा तो नहीं है बच्चा जाकर के वहां चला गया गिर गया, नहीं, यहां से धक्का लगा, लास्ट वाला बच्चा गिरा, तो पार्टिकल तो अपनी जगह पर है, डिस्टर्बेंस चला गया आगे। समझ में आ गया। ऐसे ही यहां पर पार्टिकल है अपनी जगह, ये जब गिराओगे ना स्टोन तो ये देखोगे प्लास्टिक अप एंड डाउन करेगा, बट वो जो वेव है वो डिस्टर्बेंस होगा, वो आगे बढ़ेगा, पार्टिकल नहीं बढ़ेगा। बार बार बता रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये वेव आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। समझ में आ गया। अब मेरी बात को सुनो, ऑसिलेशन पार्टिकल ऐसे ना ऑसिलेट करेगा, ऐसे ना ऑसिलेट करेगा, मेन पोजीशन के ऊपर डाउन, ऊपर नीचे। अब मेरी बात को सुनो, जब ऑसिलेशन शुरू होगा, हम इस मेन पोजीशन को यहां मान लिए, क्लियर। अब देखोगे, ध्यान से देखो, पार्टिकल ऐसे गया 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 गया, मैक्सिमम ये हाइट अटेन किया, तब तक वेव कितना बढ़ गया, देखो वेव यहां गया 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 गया, मैक्सिमम इतना दूर तक वेव गया।
फिर पार्टिकल आया अपनी मीन पोजीशन में, यहां से यहां गया, यहां से यहां, देखो स्टार्ट यहीं से हुआ, ध्यान से सुनो, स्टार्ट नहीं सॉरी आई एम वेरी सॉरी, स्टार्ट यहां से हुआ, यहां से ऊपर उठा तो यहां से मैक्सिमम ये हाइट अटेंड किया, फिर यहां से ये एकदम सेंटर पोजीशन में वापस ऐसे आ गया, तो देखो यहां से एकदम मीन पोजीशन में आ गया, देखो अपने पोजीशन में आ गया, समझे। अब यहां से क्या होगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, तो देखो यहां से एकदम लोएस्ट लिस्ट में पहुंच गया, क्लियर। अब फिर यहां से फिर यहां जाएगा, तो यहां से देखो यहां चला गया, लेकिन शुरू कहां से हुआ था, यहां से, तो वापस यहां आया, तो देखो मैक्सिमम इस हाइट में उठ गया ऊपर, ऐसे समझ में आ गया। ऐसे करते करते वेव जाएगा। अब बात को ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग हुआ था यहां से, पहुंचा भी यहां पर, क्लियर। तो कब पहुंचा भाई, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन किसको बोलेंगे, जहां से शुरू वहीं आ गया, देखो यहां से इधर फिर इधर आया ना, वहीं पहुंचा, तो इसको बोलते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में वेव यहां से यहां चला गया ना, बात समझ में आ गया, क्लियर, मेरी बात समझे आप। तो ऐसे ये क्या है, ये बताता है ग्राफ कि कैसे वेव आगे की तरफ बढ़ता है। अब मेरी बात को सुनो, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है ना, मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर उठा, इतना दूर तक। तो अगर हम देखेंगे कि यहां से वेव कितना ऊपर गया, तो अपने मेन पोजीशन से इतना दूर वेव गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, बाद में बताएंगे आपको एम्पलीट्यूड, क्लियर। और ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग यहां से था, इसको हमने बोला क्रेस्ट, टॉप मोस्ट पॉइंट को हमने इसको बोला क्रेस्ट, और यहां पर हमने इसको बोला ट्रफ, यहां पर हमने बोला इसको ट्रफ, और यहां पर हमने बोला इसको ट्रफ, समझ में आ गया। तो एक बार कंप्लीट ऑसिलेशन करने में वेव कितना चला गया, ध्यान देना, यहां से इतनी दूर चला गया, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ये वाला लेंथ, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब हम देखेंगे टाइम, हमने देखा एक सेकेंड में क्या हो गया, एक सेकेंड में अगर हम देखें कि वेव ज्यादा दूर नहीं जा पाया, इतना ही गया बस, यहां तक उसका दम खत्म, तो एक सेकेंड में उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये जितनी बार वेव अप एंड डाउन करेगा एक सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया बात। तो हम बताएंगे, सारा डेफिनेशन बताएंगे, पहले आप फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, हाँ बोलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए। किसको, ये जो आप अपने समझने के लिए कर सकते हो, इसमें हम और कुछ भी बताएंगे अभी, ठीक है। इसको इससे मैंने मिटाया नहीं, इसको छोड़ा हमने, और बताएंगे बहुत कुछ। सो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी in 1 second is called frequency, ठीक है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी is hertz, कैपिटल H स्मॉल z। समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ बोलिए ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। सो आप लोगों को समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी लिख लो, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सो
नाउ ये पोर्शन तो हुआ, ये पोर्शन तो देखिए यहां पर, इसके बाद हम आपको बताएंगे वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय wave in one complete oscillation is called wavelength। आपको समझ में आ गया? यानी कि हमने आपको पहले ही बोला कि एक बार ऑसिलेट करने में वेव कितनी दूर जाता है। देखो वेव का डिस्टेंस हमने दे ही दिया पहले ही, तो दिस इज वेवलेंथ। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में वेव इतना दूर गया, वेवलेंथ। हाँ है, हम देंगे रिलेशंस भी देंगे कैसे, मतलब लैम्डा, लैम्डा ठीक है, लैम्डा ठीक है। H symbol is लैम्डा, ये सिंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। समझ में आ गया? ये सिंबल है वेवलेंथ का। खत्म। ये लैम्डा, लैम्डा ऐसे वाई ऐसे लिखते हो ना, वाई को रिवर्ट कर देना, मतलब हाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन दो, ऐसे कर दो घुमा के, ठीक है। दैट इज व्हाट, ओके। मिटाओ तुम उसको, लिख लियो ना इसको, थोड़ा सा फास्ट कीजिए ना, थोड़ा सा फास्ट लिखिए ना। चलो, दिस इज वेवलेंथ, ओके। मिटाओ, हाँ। नाउ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट covered by sound wave from mean position to either side is called एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमने आपको बोला ना, देखिए मीन पोजीशन से आइदर साइड मैंने क्यों बोला, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी एम्पलीट्यूड, ठीक है। दैट विल बी एम्पलीट्यूड, ओके। नाउ लिसन, होता क्या है कि अगर हम एम्पलीट्यूड का बात बोले तो हमने आपको बताया था व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो जानते हो एक बात, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है कि आप कितना जोर से किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को स्ट्रक करते हो। आप जितनी जोर से बॉडी को स्ट्रक करोगे उसका एम्पलीट्यूड इतना हाई होगा। और जानते हो साउंड का एक क्वालिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाउडनेस, ठीक है। जोर से चिल्लाते हैं, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। मतलब जिस किसी की आवाज देखते हो ना इतना लाउडर होता, आते ही जोर से चिल्लाएंगे तो दर्द हार्ट मिलेगा। तो वैसा साउंड जो होता है वैसा साउंड बोलते हैं हाई एम्पलीट्यूड का साउंड। और जानते हो ऐसा साउंड हाई एम्पलीट्यूड का साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जो हायर लाउडनेस का साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब साउंड का एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। जब साउंड का एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा तब लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। और एम्पलीट्यूड हाई कब होगा जानते हो, जब आप वाइब्रेटिंग बॉडी को जोर से स्ट्रक करोगे, यानी कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे।
अब इतना नहीं कि ड्रम का वो मेम्ब्रेन तोड़ डालो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम एनर्जी लगा हुआ सो दैट मेम्ब्रेन कैन वाइब्रेट मोर, मतलब उसका एम्पलीट्यूड हाई होना चाहिए। अब वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड कब हाई होगा, जब मेन पोजीशन से एक साइड मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा तब ना। इसका मतलब ऐसे वाइब्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा वाइब्रेशन होने के लिए मेन पोजीशन से एक साइड का तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा वाइब्रेटिंग बॉडी को। वो तो तभी करेगा जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे ज्यादा। समझ में आ रहा है? यानी कि किसी बॉडी का अगर एम्पलीट्यूड हाई हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब वो बॉडी होगा साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो लाउडर साउंड होगा, वो साउंड लाउडर होगा। समझ में आ गया? पर एक बात याद रखो, पर अगर सर कम एम्पलीट्यूड हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो उस केस में चांसेस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाने का। क्योंकि जब एम्पलीट्यूड लो हो जाएगा तो इसका मतलब साउंड को एक साइड कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगर एक साइड कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो कम टाइम में तो ज्यादा बार वाइब्रेट कर जाएगा, यानी कि एक सेकेंड में ज्यादा बार वाइब्रेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। वही मैं बोलना चाह रहा हूं। तो जब एम्पलीट्यूड लो होगा फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और जानते हो हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड कैसा होता है? हेलो कैसे हो, मतलब पतला सा साउंड, समझ एकदम सिल। अब एक बात बताओ, जैसे एक मेल का साउंड होता है मोटा सा, है ना, और एक फीमेल का साउंड पतला सा, एकदम थिन सीलर साउंड। तो जनरली जो मेल साउंड होता है वो लाउडर होता है, फीमेल साउंड क्या होता है, वो सीलर होता है। जानते हो क्यों? मेल साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है और फीमेल का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, एम्पलीट्यूड लो होता है। समझ में आ गया? क्लियर? आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोला? ठीक है। तो अगर कभी पूछा जाएगा आप लोगों को कि एम्पलीट्यूड जो हाई होगा वो साउंड कैसा होता है, तो द साउंड विथ हायर एम्पलीट्यूड इज लाउडर, द साउंड विथ हायर एम्पलीट्यूड इज लाउडर, ठीक है, लाउडर, एंड साउंड विथ हायर फ्रीक्वेंसी इज श्रीलर। श्रीलर मतलब क्या होता है? एकदम पतला सा साउंड, स्वीट, एकदम पतला सा साउंड। दैट इज अगर वैसा साउंड हुआ तो समझ लेना उसका फ्रीक्वेंसी हाई है। अगर मोटा आवाज भारी और तेज हुआ तो समझ लेना ऐसा, तो उसको समझ लेना उसका एम्पलीट्यूड हाई है। क्लियर? समझ रहे हो ना? ठीक है। तो दिस इज दैट। अब एक चीज देखो, ये साउंड का एक प्रॉपर्टी है क्या, एक है लाउडनेस और एक होगा श्रीलनेस। जानते हो जब ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जिसका लाउडनेस अगर सेम भी हो तो जानते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर आप साउंड को कैरेक्टराइज कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो। अब एक देखो, दो आदमी है, दोनों ही ऊंची आवाज में बोलते हैं, जैसे आते हैं, मतलब एकदम भारी साउंड, तेज साउंड में बोलते हैं, दोनों आदमी ऊंची आवाज में बोलते हैं। तो क्या दोनों का एक ही टाइप का साउंड होगा? नहीं। तो आप साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। सेम लाउडनेस होने के बाद भी बहुत ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके हम साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जानते हो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं पिच। पिच पिच पिच। समझ में आ गया? तो सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली नोन एज पिच ऑफ द साउंड। सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो उसको बोलते हैं पिच ऑफ साउंड, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके सेंसेशन को हम लोग बोलेंगे पिच। यानी कि आप जैसा फ्रीक्वेंसी सेंस करोगे साउंड आपको वैसा ही समझ में आएगा। क्लियर? तो पिच इज व्हाट? सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड पिच, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं तो पिच जो साउंड होता है सिंपली इसका मतलब क्या होता है? इट इज मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच माने सिंपली मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? क्लियर? तो अगर हम पिच का बात बोले तो व्हाट इज अ क्वालिटी दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है, पिच ये लिख नहीं रहा, मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, पिच। ठीक है, सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी
of sound is called pitch. ठीक है, और ठीक है समझ, दिस इज कॉल्ड पिच। और मैं क्या लिखोगे, एक ही डेफिनेशन लिखो, दिस इज पिच, या फिर आप लोग सिंपली बोल सकते हैं पिच इज द मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, पिच इज ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। अब एक बात हम बताएं आपको कि साउंड का जो ये होता है पिच, साउंड का जो पिच होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। क्लियर, साउंड का पिच किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम एक बात बता सकते हैं कि जिस भी साउंड का फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो आप बताएंगे उसका पिच हाई होगा। समझ में आ गया, यानी कि साउंड विथ मोर फ्रीक्वेंसी हैज हायर पिच, पिच हाई होता है। ठीक है, हाँ टाइम पीरियड, हाँ टाइम पीरियड है, हाँ तो टाइम पीरियड हम लिखा देते हैं। पहले इसको समझ लो, समझ में आ गया। ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम पीरियड, मैं इसको लिखा देता हूँ। ठीक है, आप पहले इसको समझ पा रहे हो आप, ठीक है। ठीक है, तो एक ऐसा टर्म लिख लो, ठीक है, साउंड विथ हायर फ्रीक्वेंसी हैज हायर पिच। समझ में आ गया, इज इट ओके बेटाओ? यस सर। नाउ देखो टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय wave to complete one is called time period. ठीक है, it is denoted by capital T. अब सुनिए, एक ऑसिलेशन जब वेव कंप्लीट करता है, अब एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट करेगा, यहां था यहीं आ गया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, ये हुआ ना भाई, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। अब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग गया, चाहे वो 4 सेकंड लगे चाहे वो 10 सेकंड लगे, जितना टाइम लग गया एक ऑसिलेशन को परफॉर्म करने में, उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ पा रहे हो आप? तो टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहां से यहां आने में जो टाइम लगा टाइम पीरियड, यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा टाइम पीरियड। क्लियर? ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस कवर कर लिया वही ना वेवलेंथ कहलाया यहाँ पर। ठीक है, गॉट इट, गॉट द पॉइंट? ठीक है, थोड़ा पॉज करो। थैंक यू स्टूडेंट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।